उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा से पास हो गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया। अब उत्तराखंड भारत का वो दूसरा राज्य बन जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। गोवा में कई दशक पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना भी गैर कानूनी हो जाएगा और ये सभी धर्मों पर लागू होगा। अब उत्तराखंड में शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़े मामले एक समान नजर से देखे जाएंगे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों के लिए लागू नहीं होगा। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत खास दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में पास हो गया है। गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बातें हुई थी, तो क्या गुजरात वो दूसरा राज्य बनेगा? और क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई जगह है या जगह बन सकती है? इन सभी बातों पर, इन सभी पहलुओं पर एक डिस्कशन हमने किया है हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार, एक बार फिर हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। चंद रोज पहले ये मुद्दा सामने आया है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले तो बात ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अगर मोटे शब्दों में समझा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा कि सभी नागरिकों के लिए कुछ जो अधिकार है, कुछ जो कानून है जो अभी अलग अलग है सभी एक्ट्स में या सभी पर्सनल लॉज में। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, उस तरीके से तो वो सभी के लिए समान हो जाएगा। जैसे अभी मुस्लिम्स को 3 शादियां करने का अधिकार जो है पर्सनल लॉ जो है उनका वो देता है। हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी की बात है। इसके अलावा जो गोद लेने का अधिकार है या जो संपत्ति के बंटवारे का अधिकार है इस्लाम में या मुस्लिम्स में वो शरिया के हिसाब से होता है, जबकि बाकी धर्मों में भी वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो कॉमन सिविल कोड की जरूरी है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर पहले भी बिल आ गया था, वो कानून बन चुका है, जो 3 तलाक का जो मुद्दा था वो भी इसके तहत आ जाएगा कि जो भी तलाक के मैटर्स होंगे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो कोर्ट के थ्रू ही सॉर्ट आउट होंगे। वो किसी पर्सनल लॉ के तहत जो है उनको नहीं किया जाएगा, या जैसे 3 तलाक बोलकर 3 तलाक हो जाता था वो वैलिड नहीं रहेगा। हमारे साथ मोहित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। मोहित, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि जैसे केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की मंशा नहीं है सिविल कोड लागू करने की, या ओवैसी कह रहे हैं कि आप किस किस आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन किस प्रावधान के तहत आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे? वो कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा तो उससे समस्या क्या होगी? मुझे लगता है कि समस्या जो है वो कम ही होगी। जो कोर्ट पर अभी बहुत सारा बर्डन जो है या जो कुछ भी है, क्योंकि अलग अलग धर्मों के हिसाब से सुनवाइयां करनी पड़ती हैं केसेस की, क्या वो यूनिफाइड नहीं हो जाएगा? या कुछ जो जैसे महिलाओं की स्थिति की बात करें तो क्या वो उससे थोड़ी सी बेहतर नहीं हो जाएगी? नमस्कार हरीश, धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि आपके साथ इस यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता पर बात कर सकूं। मैं थोड़ा सा ना पहले बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आपने जो मुझे बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या, समान आचार संहिता, उसमें 2-3 चीजों को उसमें आपने छोड़ दिया। एक्चुअली सिर्फ मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन और गार्डियनशिप, ये 5 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। बाकी हर चीज, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर हो, चाहे सिविल में कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीजर्स हो, चाहे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हो, वो सब के सब आपको जो है वो हमारे एक कॉमन लॉ, हमारा हम कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, जिसको सब फॉलो करते हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि हमारे यहाँ सबके लिए समान आचार संहिता नहीं है। केवल कुछ मुद्दे जो अभी हम आगे इस बारे में भी बहुत ज्यादा इसमें चर्चा करेंगे कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, जो एक कॉन्सेप्ट है, जो इक्वल प्रोटेक्शन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, भारत देश में क्यों उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और वो केवल और केवल उन्हीं जगहों पे ही एप्लीकेबल है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एडवांस वर्ल्ड में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो शरिया को अलाउ नहीं करते हैं, उनके यहाँ वो नहीं है, बिकॉज जो चीज भारत को भारत बनाती है वो वहां नहीं है। हम्म, हमारी जो भारत को भारत बनाती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। हमारे यहाँ हम्म, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हैं, हमारे यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हमारे यहाँ एक हॉच पॉच ऑफ कल्चर है जो बहुत सारे देशों में केवल कुछ क्षेत्रों में सीमित है। जैसे न्यूयॉर्क को बोला जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड है, हमारे यहाँ पूरा भारत ही ऐसा है। आप किसी भी हिस्से में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप देखेंगे कि इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतने भिन्न भिन्न मतों को मानने वाले लोग हैं कि अगर आप वो उसको अबॉलिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो हमारी जो एक रूपता, भिन्नता में एक रूपता वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकली इसका आइडिया जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। 1835 में पहली बार इसका ड्राफ्ट अंग्रेजों ने दिया था, जिसमें उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया। अभी तो हम आपस में बात कर रहे हैं बिकॉज हम भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के जागरूक नागरिक हैं, पर अगर हम थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव को भी इसमें लाना चाहें तो 1835 में फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिशर्स ने कॉमन लॉ लाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो चीजें मैटर करती है, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं या दो चीजों के ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स हैं, उनको तो आप कोडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो भिन्न भिन्न मत हैं, अब एक एक अगर आप बोलेंगे कि भाई शादी का प्रोसीजर क्या है, अगर आप किसी ट्राइबल का एरिया में जाएंगे जहां पे ऑलरेडी रिफॉर्म्ड है, जो हम्म, जैसे हमारे जो हिंदू बहुल समाज है उसमें पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मन आदमी को ज्यादा महत्वता है, हमारे सक्सेशन लॉज में आदमी को ज्यादा महत्वता है। ट्राइबल्स आप कुछ एरिया में जाएंगे जो मेट्रियार्कल सोसाइटीज है, तो अगर आप उनको बोलेंगे कि नहीं, अपना कल्चर छोड़ के जो पिछले 2500-3000 साल से जो हमारी रूट्स से वो जुड़े हुए हैं और अपने उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप बोलेंगे नहीं जी अब आप ये नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि बात सिर्फ 80 करोड़ हिंदुओं की नहीं है। जो 80-90 करोड़ हिंदू हैं वो तो आप ऑलरेडी एक मेजोरिटी उनको आप कॉमन फ्रेमवर्क में ला चुके हैं ऑलरेडी। अब जो हमारी एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, उनको ऑलरेडी हमने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। अब पहले तो हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपको हम टच नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे कॉमन मैन जा भी नहीं सकता है, जैसे अंडमान निकोबार में, कार निकोबार जो है, निकोबार आइलैंड पे बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हैं। उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया है। सेंटिनल आइलैंड से लक्षद्वीप के पास में, वहां कॉमन मैन नहीं जा सकता है, हमने प्रिजर्व किया उनकी एथनिक हेरिटेज। गुजरात के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे आज भी वो अपने ट्राइबल से आउटलुक से रहते हैं। हमारे यहाँ आंदोलन इतने हो चुके हैं कि जब नदी का पानी करते हैं तो आपने कहा कावेरी बचाओ आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इतने आंदोलन चल रहे हैं। सो एक ऐसे समाज में, एक ऐसे देश में जहां पे जो एथनिक माइनॉरिटीज की जो बहुलता है, हम कुछ ना कुछ करके अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आते हैं तो कुछ उसको किल कर देंगे। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा लीगल है। बिकॉज जैसे आपने आर्टिकल 44 की बात उठाई कि भाई उसमें अंबेडकर जी ने पहले ही डाल दिया था, तो ये सुगबुगाहट तो बहुत पहले से चल रही है। 1941 में BN राव कमेटी जब फॉर्म हुई और जो आजादी के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें भी उन्होंने रेकमेंड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आइडिया तो अच्छा है, पर उसे भारत जैसे देश में इंप्लीमेंट करना बहुत ही टेढ़ी खीर होगी। बिकॉज जो चीज आपको बना रही है, जो आपकी आपकी पहचान है, आप उसको ही किल करके आप ये नहीं बोल सकते कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। और रिफॉर्म्स जो हैं वो हम वेस्टर्नाइज्ड देशों को देख के, जो पाश्चात्यता को देख के अगर हम बोले कि हमारे कल्चर में ये रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बहुत गलत होगा। जो चीजें 3000-5000 साल से चल रही हैं, हमने जो आत्मसात किया है भिन्न भिन्न कल्चरल डाइवर्सिटीज को, अडॉप्ट प्रैक्टिसेस को, एथनिक माइनॉरिटीज की प्रैक्टिसेस को, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के हम कहीं ना कहीं अपनी देश की आत्मा को ही खत्म कर देंगे। मैंने बहुत ही कम टॉपिक पे टच किया। अभी हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सके, बिकॉज आर्टिकल 44 तो केवल ये डिस्कस करता है कि देयर इज एन आइडिया कि हम, सरकार जो है वो प्रयास करे, बनाए नहीं, प्रयास करे कि सब लोगों से बात करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो केवल और केवल सिविल मामलों में, जो मैंने 5 आपको मामले बताए, उनमें प्रयास करे कि वो ला सके। और
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि वो जो है वो डीएसपी डीपीएसपी के अंदर में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो स्टेट्स को कोई रेमेडी नहीं प्रोवाइड की है अभी करंटली कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो उसको इंप्लीमेंट कर सके, बिकॉज डीपीएसपी तो है 44 के अंदर में कि ये प्रयास करना चाहिए, पर आर्टिकल 37 जो है उसको नॉन एनफोर्सेबल बना देता है। तो स्टेट्स के पास कोई रेमेडी नहीं है, ना जुडिशियल ना लीगल, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के, जो अभी करंट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा में, जो इम्पॉसिबल लग रहा है। जैसे हमें अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में इन्होंने, इनको अपोजिशन थोड़ा सपोर्ट मिल गया इसलिए ये पास कर पाए जम्मू कश्मीर के केस में। अभी हम ना तो गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है इसको पास कराने की, ना ही देश में कंसेंसस है, बिकॉज ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि बहुल समाज ने अपनी जो प्रथाएं हैं, जो रीतियां हैं, वो उनपे वो कर दी। और जो लास्ट टॉपिक को मैं टच करना चाहूंगा, जब आप सिविल कोड लेके आएंगे, भारत में मोर देन 20,000 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है, ओके। अब 20,000 वो लोग, रिकॉग्नाइज जो 22-23 माइनॉरिटी, जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं वो लोग, और जो हम हिंदू समाज हैं उसमें भी 12 या 13 अलग अलग प्रैक्टिसेस है। शैविज्म है, जैनिज्म है, मैरिज के तरीके अलग है, आर्य समाज में अलग तरीके से होती है। आप एक सिविल कोड को कैसे लेके आएंगे जहां पे आपको उतने सारे प्रोसीजर्स को एक बनाना है? सो आप तो वही उसमें लेके आएंगे कि भाई शादी होनी है तो हिंदू रीति रिवाज से होगी, या फिर उसको बिल्कुल ही एक शादी जैसी, एक मैरिज जैसी चीज को डीकल्चराइज करके कि भाई कोर्ट में जाओ और जज के सामने शादी कर लो, उसके बाद जो मर्जी फॉलो करना हो करो। सो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं की बहुत ही टेढ़ी खीर है उसको लेके आने की। देखिए मोहित, आपने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो आपने आर्टिकल 44 की बात की। इस बात में मैं थोड़ा सा आपके साथ हूं, क्योंकि आर्टिकल 44 ये जरूर कहता है कि समान नागरिक संहिता का अधिकार राज्य को है, लेकिन आर्टिकल 12 जो है वो कहता है कि राज्य जो है वो किसी स्टेट नहीं है, राज्य जो है स्टेट और सेंटर को मिलाकर बना है। लेकिन कॉमन सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उसकी जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि देखिए, मैं कुछ कंट्रीज का एग्जांपल देता हूँ, और ये मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज है। इसमें बांग्लादेश है, इसमें पाकिस्तान है, मलेशिया है, सूडान है, इंडोनेशिया है, टर्की है, इजिप्ट है। ये सारे जो कंट्रीज है इनके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यानी पाकिस्तान में यदि आप रहते हैं, पाकिस्तान में यदि कोई हिंदू रह रहा है, जो कि लगातार घटते जा रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उनको जो है, जो उनका सिविल कोड है उसके तरीके से रहना होगा, उसको फॉलो करना होगा। जो आपने लास्ट टॉपिक में बात की कि हम इतने सारे लोगों को एक सूत्र में कैसे बांधेंगे, हम हिंदुओं के अकॉर्डिंग लोगों को चलने के लिए नहीं कह सकते, आप मोटा मोटी यही कहना चाहते थे। तो उन कंट्रीज में जो है हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज है उनको चलने के लिए मजबूर किया है। और मुझे लगता है कि इसमें मजबूर शब्द जो है वो थोड़ा सा गलत होगा इस्तेमाल करना, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से यदि आपकी संपत्ति का बंटवारे की बात हो, यदि आपकी शादी और तलाक जैसी जो बातें अगर वो यूनिफाइड हो जाती है, तो उसमें आपत्ति भी क्या होनी चाहिए। हम कोई ऐसा आपसे राइट तो नहीं छीन रहे कि भैया हम आपको आपका धर्म मानने का अधिकार ही आपसे छीन लेंगे। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि आपके धर्म के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ लोगों को 3 तलाक में प्रॉब्लम ना दिखती हो, जो मेजोरिटी मेन जो है मुस्लिम्स में उन्हें नहीं दिखती, लेकिन विमेन को दिखती थी, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए, वो सारी चीजें जो थी वो आई। तो यदि ये चीजें यूनिफाइड हो जाएंगी तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है किसी को। इंडिया में ही गोवा जो है वहां पर 61 से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अब लागू है। ये अलग बात है कि मुझे लगता है गोवा शायद दिसंबर में आजाद हुआ था, दिसंबर 61 में वो शायद इंडिया के अंडर आया, तो वहां शायद वो पोर्चुगीज जो है वो उसको करके इम्प्लीमेंट करके गए होंगे। लेकिन फिर भी गोवा में भी तो सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं जो एक एक उसको फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत तो है। और मुझे जहां तक याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कह चुका है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ कदम बढ़ाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होने की जरूरत है। उन्होंने अदालती कार्रवाई का हवाला दिया था। 2019 में शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बहुत जरूरत है। हालांकि उस पर केंद्र सरकार ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कानून बनाने के लिए नहीं कह सकता, वो जो है
दो कहते हैं ना, दो योद्धाओं की लड़ाई जैसा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को चुनौती नहीं दे सकता या केंद्र सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन यदि कोर्ट भी मान रहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, देश की अदालतों पर बोझ बढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कुछ चीजें यूनिफाइड हो जाएंगी, जिसके वजह से अदालतों पर बोझ थोड़ा कम होगा, या महिलाओं की स्थिति या बाकी तबकों की स्थिति जो है वो ठीक होगी। तो उसमें आपत्ति भी क्या हो सकती है? उसमें मुझे लगता है कि कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए किसी को भी। अभी जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 शादियों का जो है वो अधिकार देता है। यदि आप ये मानकर चले कि आप जरा सोचिए कि किसी फैमिली में यदि एक बीवी पहले से है और एक बीवी और आ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि दोनों के राइट्स में कोई दिक्कत नहीं होती होगी? या तो पहले वाली को या दूसरे वाली को या तीसरे वाली को कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा ना, जो उनके जीवन में बदलाव आता होगा। और प्लस इसको मैं कनेक्ट करना चाहूंगा पॉपुलेशन से भी, कि 3 शादियां जब होंगी, मान लें कि तीनों शादियों से एक-एक बच्चा भी होता है, तो 3 बच्चे तो एटलीस्ट हो गए, जिसकी अभी फिलहाल जो हिंदुस्तान पर बर्डन है उसके लिए कोई जरूरत लगती नहीं है। तो मुझे लगता है जो बीजेपी का स्टैंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो मेरे को लगता है 1989 में शायद बीजेपी ने सबसे पहले इसके बारे में बात करना शुरू किया था, 1989 के इलेक्शंस में, और तब से लगातार ये उनके चुनावी एजेंडे में भी रहा। उनका जो घोषणा पत्र होता है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमेशा होती है। 2019 में भी ये बड़ा मुद्दा था कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। उसमें राम मंदिर और 3 तलाक भी थे, वो दोनों निपट गया। तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आ जाना चाहिए। मोहित। देखिए, मैं आपसे बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ कुछ चीजों पे। आपने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज के एग्जांपल्स दिए, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं अप्लाई किया है, उन्होंने शरीयत अप्लाई किया है। और पाकिस्तान में एथनिक माइनॉरिटीज लेस देन 5% है। मलेशिया में एथनिक माइनॉरिटीज लेस देन 11% है। बांग्लादेश में 3% है। सो भारत जैसे देश में जो 40% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 35% से 40% के बीच में जो बनाती हैं, वो एग्जाम्पल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज आप ये तो बोल सकते हैं कि भाई अगर 100 लोग हैं तो 99 अगर मान रहे हैं तो एक को मानने में क्या दिक्कत है, मान सकते हैं बात को। लेकिन आप अगर वो आंकड़े उठाएं, इसको 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई, उस समय कितनी माइनॉरिटीज थी? मोर देन 25%। अभी वो लेस देन 5% पे आ गई हैं। यानी समान आचार संहिता का अगर आप सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, वो इतना एडवर्स हुआ है कि माइनॉरिटीज खत्म ही हो गई हैं। और व्याभिचार और ऑपरेशन और ये बड़े बड़े वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, ये यहीं से ही इनकी शुरुआत होती है कि हम बोले कि 60% लोग क्योंकि सफर कर रहे हैं और 40% लोगों को कुछ ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के और रोटियां बनाते हैं अपने। मैं फिर आपको बोलूंगा, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक लीगल मुद्दा है। सिविल कोड लाने में भारत देश में 3 मेन चैलेंजेस हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा है कल्चरल और तीसरा है लॉजिस्टिकल। आप एक आध किसी हिस्से में जहां पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ एरियाज हैं, वहां पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में अप्लाई करना 70 साल में हर गवर्नमेंट की इंटेंट होने के बावजूद वो अप्लाई नहीं कर पाए, उसका एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमें ऑटोक्रेटिक सिस्टम को देख के ऑटोक्रेसी अपने इसमें ले आनी चाहिए, क्योंकि फिर आप वो जो डोर खोलेंगे उसमें सिर्फ सिविल कोड नहीं आएगा, फिर बहुत सारी चीजें आएगी। सो इस्लामिक कंट्री से एग्जांपल देके, और उन्होंने 2-3 चीज, जैसे जॉर्डन में और इजिप्ट में जो है वो उन्होंने उसको ट्रिपल तलाक को बैन किया हुआ है, या टर्की और ट्यूनीशिया में पॉलीगमीज बैन की हुई हैं। सो आप ये एग्जाम्पल 1-2 छुटपुट दे के, जो इस्लामिक बहुल देश हैं, और कहीं ना कहीं आप जब बात कर रहे हैं तो बार बार मुसलमानों के ही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। मुसलमान एक फैक्टर है, मना नहीं करा जाएगा उस बात से, उसको कुछ डिनाई नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरियाज भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, प्राइमरीली वो आज भी अपने ट्राइबल रूल्स को गवर्न करती है। मर्डर्स तक के केस में कई बार हम सिविल कोड अपना क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो ऐसे देश में जहां एथनिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज किया गया है, और आप जो अधिकारों की बात कर रहे हैं, आर्टिकल आपने 12 की बात किया,
आर्टिकल 12 को सुपरसीड करता है आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड राइट टू एडमिनिस्टर रिलीजन फ्रीली विदाउट एनी फॉरबेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप एक आर्टिकल को खाली कोट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में कम से कम 4 आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो उसको ब्रीच करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज नॉट पॉसिबल भारत देश में कि आप एक वैलिड आर्ग्यूमेंट भी फॉर्म कर सके कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। नाउ बीजेपी जो है उसने 1979 में बोला, 89 में बोला कि भाई, क्षमा चाहूंगा, कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट जिसके पास पूरे के पूरा बहुमत है, जिसके पास इंटेंट है, जो इसी फ्रेमवर्क जो मुख्य चुनावी मुद्दा बना के इलेक्शंस में आ रही है, अगर वो पार्टी भी जिसने इतना कंटेंशियस 370 को अबॉलिश किया और डिमोनेटाइजेशन को लेके आए, अगर उनको दिख रहा होता कि उनकी खुद की गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट 2018 में आई थी, मैं वो रिपोर्ट का नाम भूल रहा हूँ, विधि आयोग की रिपोर्ट है 2018 की आई थिंक, उसमें स्ट्रांगली डिस्करेज किया, उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं वो करंट फ्रेमवर्क में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं बैठ रही है। आप कुछ भी आर्गुमेंट दीजिए, एक आर्गुमेंट अगर आप फॉर में देंगे तो उसके 5 आर्गुमेंट आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने विधि आयोग को ही पूरा का पूरा जो है ना, लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसको पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइज किया, नए मेंबर्स लेके आए और 2019 में फिर दोबारा कमेटी बनाई और उनको बोला कि आप एस्पेक्ट्स देखिए। सो ये तो पॉलिटिकल बेसिकली विल है कि 1991 से 2014 तक जो हमारी विल थी, वो पॉलिसी थी कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे रिलीजन्स में, इंडिविजुअल सैंक्टिटी को मेंटेन रखेंगे। अगर वो रिफॉर्म को उठा के लेके आते हैं तो ही उस मुद्दे में घुसा जाएगा। जो 2014 के बाद जो चेंज आया है कि भाई हम बात करेंगे, उन्होंने ये नहीं, अभी भी आप चाहे अमित शाह जी के बयान देख लीजिए, चाहे आप मोदी जी ने तो इस टॉपिक को टच ही नहीं किया है। बहुत ही 2 या 3 भाषण आपको मिलेंगे पिछले 8 साल में जिसमें टॉपिक को टच किया है और वो भी बाहर से निकल गए हैं कि हाँ, हम जरूरत समझते हैं, हम इसके प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो कंसर्न पार्टीज है उनको टेबल पे लाया जाए, उनसे बात की जाए। सो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर जब आप बोलते हैं कि लाना चाहिए, वो डिबेट से पहले है कि क्या लाना चाहिए। बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ, हम लाने की तो सोच रहे हैं कुछ, पर अभी हमारे पास ये नहीं कि क्या लाने की सोच रहे हैं। सो कंसेंसस जो है किसी भी मुद्दे पे, मैं बोलूं कि भाई हरीश जी को जो है आज से हम नौकरी से निकाल रहे हैं, पर क्यों निकाल रहे हैं अगर मैं वो रीजन नहीं दे रहा हूं तो मन आपका भी खट्टा होगा और कंपनी का भी खट्टा होगा, जो रिलेशन है वो खराब होगी। लेकिन अगर एक सॉलिड रीजन है कि हाँ भाई ये 5 रीजन है जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपने कुछ मिसयूज किया या कुछ आप पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो शायद आपको भी सेटिस्फेक्शन होगा, कंपनी को भी सेटिस्फेक्शन होगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड प्योरली जो है वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो एक लीगल मुद्दा है। और कोई भी पढ़े लिखे समाज में आप जितने भी एग्जांपल्स उठा लीजिए, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे कहीं भी हो, वो सारी पहले ऑटोक्रेसीज थी और वहां से निकल के आई और उन्होंने अपने सिस्टम्स में रिफॉर्म किए, क्योंकि माइनॉरिटीज जो हैं उनको एब्जॉर्ब किया और माइनॉरिटीज के कस्टम्स और मेजॉरिटी के कस्टम्स जो हैं उन्होंने पहले से ही अपने में अब्जॉर्ब करवा लिए। जैसे जो स्लेव्स गए थे यूएस में, वो स्लेव्स जो है उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनको इतना डिसेंसिटाइज कर देगा कि स्लेव्स ने 300 साल पहले ही क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी ने अपना ली और अभी तो 99% जो ब्लैक्स हैं वो क्रिश्चियंस हैं यूएस में। सो क्योंकि वो सब एक ही रिलीजन के एम्बिट में आते हैं, एक ही प्रैक्टिसेस के एम्बिट में आते हैं, इसलिए वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पॉसिबल था। आप यूके का एग्जांपल लीजिए, आप यूरोप का एग्जांपल लीजिए, मैग्ना कार्टा आया, जो आप बोलेंगे सिविलाइज्ड वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड है, बिकॉज या तो डेफिसिट था एथनिक माइनॉरिटीज का, और या फिर हजारों साल पहले उन्होंने वो माइनॉरिटीज को एथनिक क्लेंजिंग करके अपनी प्रैक्टिसेस में अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए केवल स्किन कलर चेंज हुआ पर प्रैक्टिसेस सेम हो गई, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ पाए। आप कोई भी सभ्य समाज, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो डेमोक्रेसी है, और सबसे, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हमें कहें कि यहाँ पे जो समागम है बहुत सारी एथनिक डाइवर्सिटीज का, वो शायद दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, और
वो कंट्रीज जिन्होंने या तो इस्लाम को अपना लिया है, जो पूरी तरह से इस्लामिक कंट्रीज हो गई है, वो भी अभी चैलेंज फेस कर रहे हैं शरिया को अप्लाई करने में। और जो उन्होंने नहीं अपनाया है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे अपार्थाइड है साउथ अफ्रीका में, कि जो ट्राइबल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है उस नेशन की, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सो हमारे संविधान में एक पूरा सेक्शन है जो ट्राइबल्स को की प्रैक्टिसेस को, उनके वे ऑफ लिविंग को सैंक्टिफाई करता है और कोडिफाई करता है। सो सिर्फ मुस्लिम ही इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप वर्ड बोलते हैं मुस्लिम, ये पॉलिटिसाइज हो जाता है मुद्दा कि भाई चलिए जो हवा बह रही है उसमें हाथ धो लेते हैं। सो आप एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एक समाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर आप उस मोटिवेशन से भी बात कर रहे हैं तो। नहीं मोहित, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है पॉलिटिकल मैटर है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मैटर है वो कानून के तहत ही सॉल्व होगा। आपने जो बात बोली कि केंद्र सरकार में या नरेंद्र मोदी की सरकार को स्पेसिफिकली 8 साल हो गए, तो इतने साल में अप्लाई तो इतने साल में भी कर सकते थे। या मैं फिर कह रहा हूं कि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भैया आप हमें बाध्य नहीं कर सकते कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दें। तो वो तो है, लेकिन जैसा कि आपने भी अभी बोला, नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की थी कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिसमें क्रिमिनल केसेस भी कोर्ट तक नहीं लाए जाते, उसमें भी समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ही एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुझे लगता है कि देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये इसलिए हो सकता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि देश में 30 से 35% के करीब करीब जो है वो माइनॉरिटीज है। तो क्यों ना कि सभी माइनॉरिटीज को साथ लाकर पहले बातचीत करके एक रास्ता बनाया जाए कि बॉस ये समस्याएं हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके जो सुझाव है इस पर हम वो सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश में एक ऐसा लॉ तो होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो, कि यदि मुझे संपत्ति का बंटवारा करना है तो हिंदू जो कोर्ट जाकर बंटवारा कराएगा, मुस्लिम्स जो वो शरिया के तहत बंटवारा कराएंगे, ऐसा ना हो। सभी कोर्ट जाए, सारे मैटर्स का जो रेजोल्यूशन है वो कोर्ट से मिले, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो एसटी हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो इस्लाम हो, वो हिंदुइज्म हो। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हमारा समाज ऐसा हो गया जिसमें बीते कुछ सालों में इस्लाम की या मुस्लिम्स की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट की जाती है, तो इसलिए जो है वो समस्या कॉमन मैन को समझ भी बहुत जल्दी से आती है कि ये जो बुराइयां हैं वो समाजों में चल रही है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूं कि जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष जो है देश है, जहां पर हम किसी भी धर्म को ना तो प्रचार प्रसार में बिलीव करते हैं और ना ही किसी धर्म पर कोई अंकुश लगाने में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम धर्मनिरपेक्ष है तो हम किसी को भी धर्म को रोके बिना भी तो एक ऐसा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि भैया हम आपसे नमाज पढ़ने की आजादी नहीं छीन रहे हैं, हम आपसे इस्लाम हज यात्रा पर जाने की आजादी नहीं छीन रहे हैं, हम आपसे चर्च जाने की आजादी नहीं छीन रहे हैं, हम आपको वेटिकन सिटी जाने से नहीं रोक रहे हैं, या शेड्यूल ट्राइब्स में हम आपके जो कुल देवता हैं उनको पूजने की या कुछ करने की आजादी नहीं छीन रहे। लेकिन जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए एक लॉ बनाने की बात कर रहे हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं को एक ही चश्मे से देखा जाए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का चश्मा हो, उसमें कोई धर्म ना रहे, कोई धर्म की बाधा ना रहे उस देखिए, मैं आपकी हर बात से डिसएग्री करता हूं। पहली बात तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये समस्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इज, जो आप लाने की बात कर रहे हैं, आप एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम को आप पहले तो डिक्लेयर कर रहे हैं। हिंदुओं को अगर सिविल कोड नहीं मानना है और अपने तरीके से चलना है तो उनको आंदोलन करना चाहिए, उनको अपनी बात बनवानी चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी में रिफॉर्म हो गया है, इसीलिए माइनॉरिटीज में भी होना चाहिए इज अ बैड आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से। दूसरा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि शेड्यूल ट्राइब कास्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं है? कहा, देखिए ये फिलॉसफी में चले जाएंगे हम, या फिर हम कहां पे गवर्नमेंट का एम्बिट स्टार्ट होएगा और कहां पे जुडिशरी का एम्बिट स्टार्ट होएगा, ये डिबेट के टॉपिक है। वो हमारी सहूलियत के लिए है, ना कि हम पे इंपोज करने के लिए है, पहली चीज तो। नाउ आप बोलते हैं कि वो नहीं लेके आ रहे इसलिए मुझे प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है ना कि उनकी प्रॉब्लम है।
तो आपकी नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम की बिकॉज मेरे को तो मानना पड़ रहा है पर वो नहीं मान रहे हैं, तो एक काम करो उनको भी लेके आओ। कोई भी कहीं भी इट विल नॉट टेस्ट द वाटर्स, इट विल नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि हम देश में सेक्युलर हम देश हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमें आजादी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, हम सेक्युलर देश हैं। आर्टिकल 26 में हर एक व्यक्ति, वो कोई भी, वो बोलेगा मुझे ये बरगद के पेड़ को आज से कुल देवता बना के और इसके प्रचार प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी खोलनी है, गुरुकुल खोलने हैं या कुछ और खोलना है, तो वो उसको आजादी है कि वो खोल सके और वो प्रोटेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशनली। नहीं मोहित, मैंने ये कहा कि हमारी सरकार जो है वो ये नहीं कहती कि हम किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मैंने इंडिविजुअल की बात नहीं की थी वहां पर। हाँ, मैं आपकी वही बात को दोबारा से रीफ्रेज करना चाहूंगा कि जो समस्या है, आप जो बोल रहे हैं समस्या है, अगर 1 लाख लोग हैं उसमें से 10 लोगों को कुछ समस्या है, मान लीजिए 12 लोगों को समस्या है, तो आप 1 लाख लोगों पे यूनिफॉर्म कानून नहीं अप्लाई कर सकते। जो ट्राइबल सिस्टम्स हैं, जो मुस्लिम सिस्टम्स हैं, जो ज्यूल सिस्टम है, जो पारसी सिस्टम्स हैं, अगर आप आप जो बोल रहे हैं कि हम आपको नमाज पढ़ने थोड़ा मना कर रहे हैं, लेकिन निकाह जो है आपको कोर्ट जाके करना पड़ेगा, बिकॉज अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं इसलिए इसको एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या। सो इसलिए आप ये बोल रहे हैं कि जो पहले से ही जो आपके डीपली पर्सनल टॉपिक्स हैं, जो पर्सनल स्पेस है, जैसे शादी हुआ, तलाक हुआ, सक्सेशन हुआ, गार्डियनशिप हुई, ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो पर्सनल इंपॉर्टेंस के हैं, उसमें स्टेट को इन्वेड करने का ना तो राइट है और ना ही स्टेट जो है उसके पास ये पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो इन्वेड कर सके। मेरे को अगर किसी से शादी करनी है तो गवर्नमेंट मेरे ये अधिकार को तो प्रोटेक्ट कर सकती है कि मैं आजाद हूं, मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं शादी करने के लिए, पर कैसे करनी है गवर्नमेंट के पास ना तो कोई लीगल पावर है वो डिफाइन करने का एट द मोमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो देखेंगे, पर गवर्नमेंट के पास ना तो कोई लीगल पावर है और ना ही कोई मॉरल पावर है ये डायरेक्ट करने का कि मेरे को उससे शादी कैसे करनी है। मेरे को पत्थर के चारों तरफ घूमना है, मुझे आग के चारों तरफ घूमना है, जो चीजें मुझे मैं बना रही हूं, अगर आप मेरी वो आइडेंटिटीज को ही खत्म कर देंगे तो फिर आप कैसे आप ये बोल सकते हैं कि आप जो है देश के रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं। ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ, जो हमें ऑप्रेस किया गया कि जो हमारे प्रैक्टिसेस थे, कस्टम्स थे, धोती पहनने के, ये पहनने के, वेस्टर्न पीपल आए, उन्होंने कहा ये तो बेकार आइटम है, आज से कुर्ता पहनेंगे, आज से शर्ट पहनेंगे। और आप आज देखिए कुछ पॉकेट्स में ही रह गए हैं जो आपको अगर कहीं जाएंगे, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो इम्पॉसिबल है आप धोती कुर्ते के आदमी को ढूंढ लें या टोपी वाले आदमी को ढूंढ ले, सिवाय नेताओं के या एक सर्टन कुछ बहुत ही उसके। या आप किसी गांव में जाएंगे तो शायद पॉसिबल है कि आपको कोई बुढ़ा आदमी धोती कुर्ता पहना हुआ मिल जाए। तो ये भी एक तरीके की एथनिक क्लेंजिंग है कि अपने आइडियाज जो, जैसे ही आप एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने की कोशिश करेंगे समाज के ऊपर, तो आप समाज को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप इट इज ओके कि अपनी कल्चरल हेरिटेज को भूल जाओ, और ना भूल जाओ बल्कि आप खुद उसको क्लेंस कर रहे हैं कि ये कल्चरल हेरिटेज बेकार है, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है और आप एक काम कीजिए इसको भूल जाइए, अब ये फॉलो करते हैं। सो ना तो स्टेट को ये कोई पावर है, ना ही सेंटर को ये पावर है। और सबसे बड़ी बात जुडिशरी, आपको हालत पता है भारत देश की जुडिशरी की? 21 फैमिलीज हैं जो सिर्फ पिछले 50 साल से सुप्रीम कोर्ट में आई जा रही है, जो अपने खुद के रिफॉर्म है उन पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सेशन में कॉलेजियम को अबॉलिश करने की बात कोई नहीं कर रहा है कि हमारे हाथ से पावर चली जाएगा। और वो जो है, जैसे शाह बानो, आप जैसे आपने एग्जांपल भी दिए कुछ है, मान लो शाह बानो केस लो, बिल्किस बानो केस लो, कोई भी आप केस उठा लो, एक बहुत ही छोटा तबका, आप अगर आप भारत में जाएंगे ना, फांसी लीगल है भारत में, लेकिन आजादी से अभी तक केवल 55 लोगों को फांसी दी है हमने, आज तक एक महिला को फांसी नहीं दी है। पर आप भारत में किसी के पास भी जाइए और आप एक पुल कराइए कि क्या फांसी जो है आपके सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड करती है। मेरे पास कोई फिगर नहीं है, पर मैं अपने जो जानकार लोग हैं उनके लिए इंटेलिजेंटली गेस कर सकता हूँ कि हर कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, फांसी जो है वो इतना अच्छा स्टेप नहीं है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडीज दी गई है कि हम इम्पोज ना करें, केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम के केस में ही किसी की जान ले। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़े लिखे लोगों ने और सोच समझ के जो फाउंडेशन रखा है वो रखा है।
भारत जैसे देश में जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, अगर उसको ही हम आइडिया को ही किल कर देंगे, जो चीज हमारे लिए प्राइड की है कि 16,000 भाषाएं हैं, 4,000 न्यूज़पेपर्स हैं और पगड़ी पहनते हैं, कोई टोपी पहनता है, कोई धोती पहनता है। अगर हम वो आइडिया को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके किल कर देंगे, तो हम किसी ना किसी तरह भारत की आत्मा की हम हत्या की बात कर रहे हैं। देखिए, जो आपने लास्ट में जो बात कही कि भारत की आत्मा की हत्या, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपसे जो है इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मा का इससे कोई लेना-देना नहीं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का। हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कुछ ऐसे की बात हो रही है या होनी चाहिए, या मुझे लगता है कि बीजेपी ने अब तक जितनी भी बात की है वो भी इसी पर बेस्ड है कि अ अ, जो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो सिर्फ उन चीज़ों पर बात करे, वो आपको ये ना कहे कि आप नमाज़ ना पढ़ें, वो आप टोपी ना पहने, आप तिलक ना लगाएँ, वो उनको डिफाइन ना करे, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज़ों को डिफाइन करे। देखिए, जैसे 3 तलाक का जो कानून आया, वो ऐसा नहीं था कि वो सरकार जो है उस कानून को अपने आप ले आई। उस कानून की माँग उठ रही थी। उस कानून की वजह से, 3 तलाक की वजह से महिलाएँ जो थीं, वो खासकर मुस्लिम महिलाओं की बात करूंगा, वो परेशान थी। लगातार मुस्लिम महिलाओं ने पहले प्रोटेस्ट किए, उसके बाद सरकार ने सर्वेस कराए, उसमें उनको नजर आया कि मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है। उसके बाद वो कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था कि वोट पाने के लिए वो किया गया। वो समाज की एक बुराई थी, उसको खत्म करने के लिए उसको किया गया। तो इस वजह से जो है 3 तलाक का कानून जो है सरकार को लेकर आना पड़ा। ठीक उसी तरीके से यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्मिटी कानून में आएगी। लोगों को एक कानून का पालन खाली करना होगा, उसमें धर्म की बात कहीं नहीं आएगी। उसमें आपके जो भी आपके धर्म में या आपकी जाति में या जो भी चीजें हैं, उनको रोकने जैसी कोई बात नहीं होगी। मुझे जहां तक जितना मैंने बीजेपी नेताओं की बातों को सुना है, बीजेपी नेताओं की बातों को समझा है, उसके मुताबिक वो यही है। वो ये ज़रूर कहेगा आपसे कि आप जो है 3 बार तलाक बोलकर तलाक नहीं ले सकते। वो ये ज़रूर कहेगा आपसे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है कि आप शरीयत के हिसाब से अपनी जायदाद जो है उसको बाँट नहीं सकते, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। वो ये ज़रूर कहेगा आपसे कि आप बच्चा गोद लेने के लिए जो है आपको एक यूनिफ़ॉर्म कोड जो है उसको लागू मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा आपसे कि यदि आप पारसी हैं या यदि आप शेड्यूल ट्राइब में है, यदि आप क्रिश्चियन है, तो आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए। आप अपनी जो जो आपके धर्म में जो भी क्रियाकलाप है, कर्म कांड है, आप उनको छोड़ दीजिए। उन सब की बातें नहीं होंगी। ट्रिपल तलाक जो है, आपको पता है 5 टाइप की ट्रिपल तलाक है। वुमेन की हालत ठीक नहीं हुई है, पहली चीज तो ट्रिपल तलाक के हटने से, क्योंकि ट्रिपल तलाक ही हटा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। एलिमोनी लॉज अभी भी वही है कि 3 महीने का पैसा दो और काम खत्म। जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो हम आर्ग्यूमेंट को फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, जो गवर्नमेंट भी बहुत ही अब आई डोंट नो स्मार्टली प्ले कर रही है, मुद्दा ये नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं आप फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे कि हाँ हमने 10 साल वेट किया, हमने ट्राइबल एरियाज में पोल किए, हमने मुस्लिम से पोल किए, हमने एथनिक माइनॉरिटीज से पोल किए, उनसे ये चीजें निकल के आई और ये हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का फ्रेमवर्क है, अब इस पर डिबेट करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करें ना करें। बाकी सब हवा में बातें हैं। तो जब तक आप कोई कोडिफाई नहीं करेंगे एक एक विल को अपनी कि भाई ये हमारा फ्रेमवर्क है, अब इस पे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारा वर्जन है, इसको इंप्लीमेंट करें या ना करें। जब तक आपके पास वो कोडिफाइड वर्जन नहीं है, तब तक हम आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से पूछिए कि क्या आपका मर्डर कर दे, वो ना ही बोलेगा। आप समझ रहे हैं? सो या तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे गवर्नमेंट कि हाँ भाई ये हमारे 20 पॉइंट्स हैं, अगर आपको शादी करनी है। और फिर दोबारा से आता हूं, जो सोशल रूल्स हैं उनको गवर्नमेंट रिफॉर्म नहीं कर सकती है। ये समाज जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एक ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप ही सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करता रहता है। अब अगर आप उसमें एक फैक्टर बनना चाहते हैं, जैसे हम इसको बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर में आता है कि भाई मैं मिनी स्कर्ट पहन के निकलूं या मैं बिना कपड़े पहन के निकलूं, समझ रहे हैं?
अब वो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो लिमिटेड है बाय मॉरल्स, और वो मॉरल्स जो है वो किसी शेड्यूल में डिफाइंड नहीं है, वो सोसाइटी अपने आप डिसाइड करती है। सो अगर आप गोवा के बीच पे हैं तो आप बिकनी में बिना कोई परेशानी के घूम सकते हैं। सो जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको आप यूनिवर्सली कोडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो सोशल फैब्रिक का पार्ट है। आप बात कर रहे हैं कि सोशल फैब्रिक को ही कट करके हम एक पैंट बना देते हैं उसकी, which is fundamentally wrong. So यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब तक इसमें 3 मुद्दे फिर दोबारा से आएंगे कि या तो आप कोडिफाई कीजिए कि ये हमारा वर्जन है, और फिर इस पे डिबेट करते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करें या ना करें। एज अ आइडिया, एज एन आइडिया कि सोशल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो फंडामेंटल लेवल पे ही गलत है। बिकॉज जब तक आप बताएंगे नहीं कि क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तब तक आप कैसे ही कंसेंसस बिल्ड करेंगे कि हाँ लेके आते हैं। जो बात मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि ये पॉलिटिकल मैटर नहीं हो सकता, इस मैटर पर आपको सबसे बात करनी पड़ेगी कि हम ये चीजें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस पर आपसे सुझाव भी चाहते हैं कि आप इन चीजों को क्या चाहते हैं, और उसके बाद एक यूनिफॉर्मिटी बनाई जाए। उसके बाद ये तय किया जाए कि सिविल कोड यदि लागू हो भी, सिविल कोड आए, ये आना जरूरी है, लेकिन वो सिविल कोड ऐसा ना हो कि सरकार थोप दे कि हम सिविल कोड लेकर आ गए, अब आपको ये मानना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जरूर हो, लेकिन उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबकी सहमति भी जरूरी हो। देखिए, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मैं बोलता हूं हिंदू धर्म भी क्यों ना हो, जिसमें कोई बुराई नहीं रही होगी, वो सभी के अंदर है। लेकिन उन बुराइयों को खत्म करने के लिए जब बात होगी, तो हो सकता है कि कोई अपने धर्म की 10 में से 4 बुराइयां खत्म करने पर सहमत होगा, कोई अपने धर्म की 10 में से 8 बुराइयां खत्म करने पर सहमत होगा। तो वो सहमति जरूरी है, और उस सहमति के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि आए, और उससे यदि समाज के कुछ एक तबके का या उस धर्म के कुछ जो उस दंश को जो झेल रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो या कोई भी हो, उनकी यदि समस्या जो हालात है उसमें यदि सुधार होता है, तो उस सिविल कोड का समर्थन किया जाना जरूरी है। आपके यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप हमें बता सकते हैं, या कुछ ऐसा जो हम लोगों की डिस्कशन में कोई टॉपिक या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात जो छूट गई हो, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस डिबेट को यहीं विराम देते हैं, किसी और टॉपिक के साथ कुछ फैक्ट्स लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।